हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है। हम लोग एंशियंट हिस्ट्री को डिस्कस करें। एंशियंट हिस्ट्री में आज का टॉपिक है यूनानी आक्रमण। सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य ईरान में कुरुस या साइरस द्वितीय ने हखामनी साम्राज्य की स्थापना की। यहां पे सवाल उठता है कि हखामनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो कुरुस या साइरस द्वितीय। बेहस्तून, पर्सिपोलिस तथा नक्श ए रुस्तम अभिलेख दारा प्रथम के शासनकाल का है। इनसे भारत पारसिक संबंधों के विषय में हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। दारा प्रथम के साम्राज्य के 23 प्रांतों का जो उल्लेख है उसके बेहस्तून अभिलेख में हुआ है। हेरोडोटस के विवरण से हमें यह पता चलता है कि भारत दारा के साम्राज्य का 20वां प्रांत था। भारत दारा के साम्राज्य का 20वां प्रांत था। इसका जिक्र कैसे प्राप्त होता है, तो हेरोडोटस के विवरण से। दारा को इस प्रांत से 360 टैलेंट स्वर्ण धूलि की आय प्राप्त होती थी। टेसियस, याद रखिएगा, टेसियस अर्थर्जस्कीज का राजवैद था। पारसिक संपर्क के परिणाम स्वरूप भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेशों में खरोष्टी नामक नई लिपि का जन्म हुआ, जो ईरानी अरामेइक लिपि से उत्पन्न हुई थी। देखिए, फारसी स्वर्ण मुद्रा डेरिक और रजत मुद्रा सिग्लोई कहलाती थी। यानी फारसी में जो स्वर्ण मुद्रा थे, सोने से बने मुद्रा थे, इनको डेरिक कहा जाता था, और जो चांदी का मुद्रा था इसको सिग्लोई कहा जाता था। ईरानी सिक्के सिग्लोई पश्चिमोत्तर प्रांत में प्रचलित थे। महापदम नंद के उत्तराधिकारियों की संख्या पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों में 8 मिलती है। इस वंश का अंतिम शासक घनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है। ठीक है, सिकंदर का यह समकालीन था, यूनानी लेखकों ने उसे अग्रमीज कहा है। जेनोफोन उसे बहुत धनाढ्य व्यक्ति बताता है, यानी बहुत धनी मनी व्यक्ति बताता है। भद्रसाल उसका सेनापति था। सिकंदर, याद रखिएगा, सिकंदर मैसिडोनिया के क्षत्रप फिलिप द्वितीय का पुत्र था। सिकंदर मैसिडोनिया के क्षत्रप फिलिप द्वितीय का पुत्र था। हखामनी साम्राज्य को ध्वस्त करने के बाद 326 ईसा पूर्व के बसंत के अंत में एक विशाल सेना के साथ सिकंदर भारतीय विजय के लिए चला। लगभग 2 वर्षों के अभियान के बाद 325 ईसा पूर्व के सितंबर माह में सिकंदर ने पाटल से यूनान को प्रस्थान वापस किया। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी ने 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख किया है, जो उस समय पंजाब तथा सिंध प्रदेशों में विद्यमान थी। सिकंदर के आक्रमण के समय अस्वक एक सीमांत गणराज्य था। अस्वक, जिसकी राजधानी मशक थी। कहां पर? मशक। यूनानी लेखकों के अनुसार सिकंदर के विरुद्ध हुए युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष सैनिकों के मारे जाने के बाद यहां की स्त्रियों ने शस्त्र धारण किया था। इसी विवरण से पता चलता है कि सिकंदर ने इस नगर की समस्त स्त्रियों को मौत के घाट उतार दिया था। पुरु यानी पोरस का राज्य झेलम और चेनाब नदी के बीच बसा हुआ था। जो पोरस का राज्य था वो किन 2 नदियों के बीच बसा हुआ था? तो झेलम और चेनाब नदी के बीच। सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पुरु को पराजित किया, लेकिन उसकी वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे अपना मित्र बना लिया और उसे अपना राज और कुछ नए इलाके प्रदान किए। सिकंदर ने 2 नगरों निकाया तथा बौकेफला, याद रखिएगा, सिकंदर ने 2 नगर निकाया तथा बौकेफला की स्थापना की। ब्यास नदी सिकंदर के उत्कर्ष का चरम बिंदु सिद्ध हुई। उसके सैनिकों के द्वारा आगे बढ़ने से इनकार के बाद उसने स्वदेश लौटने का फैसला किया। 323 ईसा पूर्व के लगभग सिकंदर की मृत्यु हो गई, यानी 323 ईस्वी के आसपास सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। सिकंदर के आक्रमण के परिणाम स्वरूप पश्चिमोत्तर भारत में अनेक यूनानी उपनिवेश यानी निकाया और बौकेफला
इसके बाद अगर बात करें तो सिकंदरिया स्थापित हो गए। व्यापारिक संपर्क के फलस्वरूप यूनानी मुद्राओं के अनुकरण पर भारत में उलुक शैली के सिक्के ढाले गए। उलुक शैली याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। इस पर आधारित पहला प्रश्न है इस टॉपिक से रिलेटेड, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? याद रखिएगा, इसका सही जवाब है, क्या जवाब है? ऑप्शन ए, नंद राजवंश। ठीक है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पे नंद राजवंशों का जो है मतलब कि शासन था, तो ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। इसके बारे में अगर बात करें तो नंद वंश का अंतिम शासक जो था नाम था घनानंद, जो सिकंदर का समकालीन था। याद रखिएगा, घनानंद सिकंदर का समकालीन था। यूनानी लेखक उसे अग्रमीज कहते हैं। जेनोफोन उसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताता है, बहुत धनी मनी व्यक्ति बताता है। भत्साल उसका सेनापति था। सेकंड प्रश्न है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? इसका सही जवाब हो जाएगा, सिकंदर महान के समकालीन जो मगध का शासक था वो था घनानंद। बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, लगभग 2 वर्षों के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया। कारण आर, वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। इन दोनों में से कौन सा कथन सत्य है? या दोनों सही है, एक दूसरे की व्याख्या करते हैं, या पहला सही है दूसरा गलत है, या दूसरा सही है पहला गलत है। तो अगर बात करें तो लगभग 2 वर्ष के अभियान के बाद सिकंदर महान जो है 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ देता है। यानी पहला तो सही है, लेकिन आर जो दिया गया है वो गलत है। हखमानी साम्राज्य को ध्वस्त करने के बाद 326 ईसा पूर्व के बसंत के अंत में विशाल सेना के साथ सिकंदर भारतीय विजय के लिए चला। लगभग 2 वर्ष के अभियान के बाद 325 ईसा पूर्व के सितंबर माह में सिकंदर ने पाटल से वापस यूनान को जो है प्रस्थान किया। वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित नहीं हुआ था। प्रश्न संख्या 4 है, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने या आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य के स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने या आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य के स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मशग, यानी डी ऑप्शन। सिकंदर के आक्रमण के समय अस्वक एक सीमांत गणराज्य था। अस्वक, ठीक है, जिसकी राजधानी मशक थी। यूनानी लेखकों के अनुसार सिकंदर के विरुद्ध युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष सैनिक के मारे जाने के बाद यहां की स्त्रियों ने शस्त्र धारण किए थे, और शस्त्र उठाने के कारण ही सिकंदर ने लगभग समस्त स्त्रियों को मौत के घाट उतार दिया था। तो याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 5 है, भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। भारत में सिकंदर की सफलता किन कारणों से थी? 4 स्टेटमेंट है, बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला है, उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। क्या यह सही है? बताइए, क्या यह सही है? बिल्कुल। उसकी फौज बेहतर थी, यह भी सही है। उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली, यह भी सही है। वह एक अच्छा प्रशासक था, यह कहना सही नहीं है। यानी पहला, दूसरा, तीसरा स्टेटमेंट जो है सिकंदर के सफलता के कारणों में से है, लेकिन चौथा जो कि वह एक अच्छा प्रशासक था, यह सही नहीं है, यह कारण नहीं है। यानी बी ऑप्शन। सिकंदर की भारत में सफलता के उपयुक्त कारणों में से प्रथम 3 सत्य थे। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी ने उस समय यहां 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख किया है। मतलब यह है कि उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। उसकी सेना निसंदेह श्रेष्ठ थी। देखिए, आंधी जैसे तमाम देशद्रोही भारतीय शासकों ने उसे सहयोग दिया। भारत के विजय में उसके अच्छे प्रशासक होने का कोई योगदान नहीं था। 6 नंबर है, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था।
काफी महत्वपूर्ण है, बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? उस वीर भारतीय का नाम है जिसने सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था, पोरस यानी पुरु, बी ऑप्शन। सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पुरु को पराजित किया था। उसकी वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर जो है उसे अपना मित्र बना लेता है और अपना राज और कुछ नए क्षेत्रों को, इलाकों को वो देकर जो है उसे सौंप कर मतलब कि प्रस्थान करता है। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया? निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? तो याद रखिएगा, सिकंदर के साथ जो भारत नहीं आया था वो था डाइमेकस। डाइमेकस सिकंदर के साथ भारत नहीं आया। डाइमेकस सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। स्ट्रैबो के अनुसार अगर बात करें तो सीरिया के राजा एंटियोकस ने डाइमेकस नामक एक अपना जो है राजदूत बिंदुसार के राजसभा में भेजा था। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन। बाकी जो निरियाकस, आनेसिक्रेटस और अरिस्टोब्यूलस, ये सभी जो थे सिकंदर के साथ भारत में आए हुए थे। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में मौर्य साम्राज्य के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहें और आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और प्लीज आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए, आपका सपोर्ट हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें और चैनल को शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।